वहीं दूसरी तरफ समय में कर्ज को न चुका पाने के कारण भेड़िया, लकड़बग्घा और लोमड़ी को कोई आश्रय नहीं मिला और वह बाढ़ में बह गए। उनका लालच उन्हें ले डूबा। जंगल में ऐलान हो रहा था। सभी शेर सिंह के पास पहुंचे। पूरा साल बीत चुका है और नए राजा का चुनाव होना है। मुझे राज करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस जंगल को एक नया राजा मिले। इसलिए आप में से जो भी उम्मीदवार होगा, नाम बताएं। शेर सिंह अपने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ दिनों की मोहलत दीजिए ताकि हम एक अच्छा उम्मीदवार खड़ा कर सकें। शेर सिंह ने सबकी बातें समझी और फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। अरे मेरे करण अर्जुन, मुझे यह बताओ कि क्या मैं भी चुनाव में हिस्सा ले सकता हूँ? क्या मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं? बिल्कुल भाई, तुम खड़े होंगे तो जरूर जीत जाओगे। तुम्हारे खौफ से तो कोई जंगल का जानवर इलेक्शन में खड़ा भी नहीं होगा। लोमड़ी सही कह रही है भाई, आप खड़े हो जाइए। एक बार आप राजा बन गए तो खूब खाने को मिलेगा। नए नए शिकार बैठे बैठे खूब ऑर्डर करेंगे। अरे क्या ऑर्डर करेंगे? यहाँ कोई फूड डिलीवरी वाला नहीं आता है जो तुम्हारे लिए नए नए शिकार ले आए। हमें खुद ही शिकार करना पड़ेगा। जंगल का यही नियम है। हम सारे नियम बदल देंगे। एक बार आप राजा तो बनिए। ठीक है, मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। एक बार तुम दोनों सभी उम्मीदवारों के पास जाओ। देखो वह किस उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। अगर उम्मीदवार कोई बेईमान होगा तो हम उसे खरीद लेंगे। दोनों बाकी जानवरों के पास पहुंचे। वहां पर सब लोग आपस में छोटी सभा कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस बार हमें कोई शांत, दयालु और बुद्धिमान उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। बिल्कुल ही सही बात बोली आपने। मेरे नजर में तो एक उम्मीदवार है। संध्या बकरी व मीठा बोलती है, सबकी बात समझती है और बुद्धिमान भी है। क्यों ना हम उसे ही अपना उम्मीदवार बनाएं? सभी लोग राजी हो गए और वह लोग शेर के पास पहुंचे। हम लोगों ने संध्या बकरी को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। वही इस पद के लिए खड़ी होगी इलेक्शन में। मुझे मंजूर है, लेकिन कोई विरुद्ध में भी तो खड़ा होना चाहिए। मगर लगता है कि कोई और खड़ा नहीं होना चाहता है। क्या कोई उम्मीदवार खड़ा होना चाहेगा? अरे बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बड़ा भाई गिरधारी भेड़िया भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। हम उसके लिए फॉर्म भरेंगे। अब जंगल में 2 उम्मीदवार खड़े थे। एक तरफ जिसे सभी जानवरों ने चयन किया था और दूसरी तरफ लालचियों का ग्रुप है। तुम दोनों के कहने से मैं खड़ा तो हो गया हूं, लेकिन मुझे जीतने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कहीं तुम दोनों मेरी बेइज्जती ना कर दो। अरे यार, बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तू चिंता मत कर, हम लोग ही जीतेंगे। अरे अरे, तेरे कहने मात्र से थोड़ी ना मैं जीतूंगा। सबको कोई तो चूना लगाना होगा ताकि सब मेरे दीवाने हो जाएं। अरे तू चिंता मत कर भाई, हम दोनों ही तुझको जितवाएंगे और ऐसा जीतेंगे कि तू भी कहेगा कि यह चुनाव कैसे जीत पाया। इनका तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ही हार का चूरन चाटना पड़ेगा। जमकर प्रचार होने लगा। दोनों तरफ के प्रचारक अपने अपने तरह से अपना प्रचार कर रहे थे। अब की बार आप सभी लोग संध्या बकरी को ही वोट दीजिएगा। वह इस जंगल का कल्याण करेगी, हमारे दुखों को समझेगी। भेड़िया भाई को ही वोट देना। उस बकरी का कोई भरोसा नहीं है। वह ठहरी शाकाहारी किसी का क्या मुकाबला करेगी, लेकिन अपना भाई सबको धूल चटा देगा। बकरी है फूस की बम, हमारा भेड़िया भाई है एटम बम। भेड़िया भाई के आगे नहीं टिकेंगे एक भी कदम। अरे ये तुम्हारा है भ्रम, क्योंकि भेड़िया में नहीं है दम। अरे वह तो है एक नंबर का मुफ्तखोर और बुद्धि भी है बहुत ही कमजोर। अरे बकरी में नहीं है ताकत, कैसे संभालेगी जिम्मेदारी। एक लात पड़ेगा तो याद आ जाएगी उसको अपनी नानी। अरे ये तो रॉन्ग नंबर है, आप गलत बोल रहे हैं। आप हाथापाई की बात कर रहे हैं। अरे चल चल, एक हाथ लगाऊंगा तो रोते हुए यहाँ से जाएगा। माहौल को बिगड़ते हुए शेर ने देखा तो उसने कहा, सभी लोग शांत हो जाइए। आप सभी लोग जाइए और चुनाव की तैयारी कीजिए। अब हम सीधा वोटिंग के दिन ही मिलेंगे। चुनाव का दिन आया। सभी लोगों ने बारी बारी से वोट दिया। शेर सिंह ने वोटों को गिना और कुछ देर के बाद बाहर आया। इस बार के चुनाव में भेड़िया ने बाजी मार ली है। आने वाले 5 सालों तक वह राजा बनेगा। मैं हैरान हूं कि बकरी को आप सभी लोगों ने खड़ा किया था, मगर वह कैसे हार गई। भेड़िया जैसे ही शेर की आवाज सुनता है वह हैरान हो जाता है। उसे तो लगता था कि वह हार जाएगा। अरे ऐसा क्या किया तुम दोनों ने कि मैं रातों रात जीत गया। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं चुनाव जीत गया हूँ। अरे भाई कुछ ज्यादा नहीं किया, बस रात रात को सब जानवरों के घर गए
और उनके घरों में दबाकर राशन, फल, सब्जियां और सर्दियों के लिए ढेर सारा भोजन डाल दिया। और उन लोगों से बोल दिया कि आपको अगर जिताएंगे तो अगली बार फिर से खूब ढेर सारा राशन, फल, सब्जियां मिलेगी। और उन सभी लोगों ने आपको ही वोट दिया। अरे वाह मेरे छे, क्या खेल खेला है तुम दोनों ने। रातों रात बाजी पलट दी। लेकिन तुम दोनों को इतना सारा राशन मिला कहां से? ज्यादा कुछ नहीं किया भाई। पड़ोस के राजाओं से सारी चीज उधार में मंगवाई है और उनसे कहा कि आप अगर जीत जाओगे तो 2 गुना मिलेगा। क्या? मैं अकेले उनका उधार कैसे चुकाऊंगा? तुम दोनों ने पूरे जंगल को राशन दिया है। यह कोई आम बात नहीं है। चिंता मत कीजिए, आप यह उधार नहीं चुकाएंगे। यह सब उधार तो यह जानवर चुकाएंगे। हमने सब सोच लिया है। आप बस हम जैसा कहते हैं वैसा ही करते जाइए। अगले दिन भेड़िया सभा बुलाता है। सभी लोग वहां पर आते हैं। भाई लोग, अपने जंगल में कोई एक भी राशन संग्रहालय नहीं है। हमें एक राशन संग्रहालय का निर्माण करना चाहिए ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। अरे यह क्या बात कर रहे हो? हम अक्सर सर्दियों के लिए भोजन जमा करके रखते हैं। हमें किसी संग्रहालय की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल है। कब तक हमें शिकार या भोजन मिलेगा? एक न एक दिन इसकी कमी पड़ ही जाएगी। इससे बचने के लिए हमें एक संग्रहालय बना लेना चाहिए। भेड़िया राजा सही कह रहा है। हमें भंडारण करना चाहिए। बरसात और सर्दियों में वह हमारे ही काम आएगा। हम सब राजी हैं। एक जगह को चुनकर आप काम चालू करवा दीजिए। अगले ही दिन भंडारण का निर्माण हुआ। बहुत सारा राशन पानी जमा होने लगा। एक तरफ राशन जमा हो रहा था तो दूसरी तरफ से राशन दूसरे जंगल में भेजा जा रहा था। अरे भेड़िया भाई, इतने से कुछ नहीं हो रहा है। हमें और भी राशन सामान चाहिए। हमने बहुत ही खर्चा किया है और अगर हम जल्दी से उनका उधार चुका देंगे तो बाकी सामान पर हमारा अधिकार हो जाएगा। मगर यह सब कैसे करेंगे? पहले से ही जानवर भड़के हुए हैं। मुश्किल से तो यह अनाज दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनसे और कैसे वसूला जाए। एक उपाय है। मैं एक ऐसा आइडिया देता हूं जिससे सभी और राशन देने में राजी हो जाएंगे। मैं एक और योजना पेश करना चाहता हूं। अब हमें खेती करनी चाहिए और फल उगाना चाहिए और राशन भंडार में टैक्स के रूप में जमा करना चाहिए। अरे यह क्या बात कर रहे हो? भला हमें खेती की क्या जरूरत है? हम घास फूस खाकर अपना जीवन बिता सकते हैं, तो फिर इस खेती की क्या जरूरत है? हम पूरा राशन नहीं मांग रहे हैं। जंगल में कई विकास के काम होने हैं। इसमें जो कारीगर लगेंगे उन्हें कुछ तो देना पड़ेगा। तो हम इसी टैक्स को उनको काम के बदले देंगे, जिससे जंगल का विकास मुफ्त में होगा। नदी में पुल बनेंगे, बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण होगा और आप लोगों को हर महीने राशन भी दिया जाएगा। इन सभी लालच भरी बातों से सभी जानवर राजी हो गए, मगर मांसाहारी जानवर उदास हो गए। मगर हम लोगों का क्या होगा? ये तो घास फूस खाकर अपना जीवन जी लेंगे, मगर हमें तो मांस चाहिए ना, जिसकी खेती नहीं की जा सकती। तो आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोग ही इसे संभाले। मैं एक राय देता हूं, आप सभी लोग शाकाहारी हो जाइए। आप लोगों की समस्या हल हो जाएगी। इसी के साथ आज की सभा समाप्त हुई। जानवर खेती के लिए मजबूर हो गए। राशन का कुछ हिस्सा अपने पास रखते और कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में जमा करते। एक दिन एक भालू भेड़िया के पास आता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं आपके जंगल का मौसम वैज्ञानिक हूं और मुझे पता चला है कि इस बार भयंकर बाढ़ आ सकती है। मूसलाधार बारिश होगी। फिलहाल यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा तो राशन जमा करना है। अब मुझे जानवरों से और ज्यादा टैक्स वसूल करना चाहिए और ज्यादा राशन जमा करवाना होगा ताकि बरसात में यह काम आए। अरे आप क्या कर रहे हैं? आपको सबसे पहले उन कारीगरों को बुलाना चाहिए जो आने वाले बाढ़ के पानी को निकाल सके। बारिश में सबको सही जगह लेकर जाने की व्यवस्था करें। मुझे मेरा काम मत बताओ, मैं अपनी प्रजा को बचा लूंगा। तुम अपने दायरे में रहो, ज्यादा उछालो मत। पानी जंगल में भरने लगा है। मुझे तो डर है, कहीं बाढ़ तो नहीं आ रही है। अरे छोटी छोटी बातें करते हो। तुम सब समय पर टैक्स देते रहो। मैं ऐसे कारीगरों को लेकर आऊंगा जो चुटकी में सारी परेशानी को सॉल्व कर देंगे। अरे हम यहाँ पर बाढ़ की बात कर रहे हैं और अभी आपको टैक्स की पड़ी है। ये क्या बात हुई? आप जल्द से जल्द कारीगर बुलाएं जो पानी को निकले, या फिर आप ही कुछ व्यवस्था कीजिए। और सभी जानवर नाराज होकर वहां से चले गए। अरे यार, ये कौन सी जीत पकड़ ली है इन लोगों ने। हमें जल्द से जल्द उधार को देना होगा।
वरना हमारी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और हमारी जम के पिटाई होगी। अगले दिन ही बादल गरजने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी जानवर परेशान होकर भेड़िया के पास पहुंचे। कुछ कीजिए, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा है, कुछ ठिकाना ढूंढिए। अभी भी वक्त है, सभी मुझे और राशन टैक्स दीजिए। मैं और कारीगर को बुलाऊंगा जो इस बाढ़ से हम लोग को बाहर निकाल देंगे। अरे पागल राजा, बारिश में सब तबाह हो गया है। तुम्हें हमें बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, मगर तू अभी भी टैक्स मांग रहा है। भाइयों, राशन भंडार की तरफ चलिए, अब हमारा वही कुछ सहारा है। भेड़िया मना करता रह गया, मगर सब लोग भंडार घर की तरफ जाने लगे। अरे भागो रे, अब हम लोग की असलियत सबके सामने आने वाली है। लोमड़ी, जल्दी से यहाँ से निकलने की व्यवस्था कर। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। 9, 2, 11 होने का समय आ गया है। भाग भाई, वरना जिंदा नहीं बचेंगे। जब सभी जानवर राशन भंडार पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। एक भी राशन भंडार में राशन मौजूद नहीं था। धोखा हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी मेहनत इन तीनों ने बर्बाद कर दिए। बोल रहे थे कि मुसीबत में काम आएगी, मगर एक भी राशन नहीं है। अब हम क्या करें? ना राशन बचा है, ना ही ऐसी जगह बची है जहां बाढ़ से बचा जाए। तभी शेर सिंह वहां पहुंचता है और कहता है, मेरे साथ चलो, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ सबकी जान बच सकती है। अभी चलो। शुक्रिया शेर सिंह, आपने हम लोगों की जान बचा ली, वरना उस भेड़िया ने तो हमें ऊपर पहुंचाने की पूरी कोशिश कर ली थी। इन सब के पीछे आप लोग ही जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने थोड़े थोड़े राशन के लालच में आकर उसे भेड़िया को राजा बना दिया। आप लोगों ने एक बार भी उसकी योग्यता, बुद्धि और उसकी सोच के बारे में जांच नहीं किया, जिसके कारण आप लोगों को एक दुष्ट राजा मिला। आप सही कह रहे हैं, एक निर्बुद्धि राजा और उसका चापलूस मंत्री किसी भी जंगल को नष्ट कर सकते हैं। हमें वोट सोच समझकर ही देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समय में कर्ज को न चुका पाने के कारण भेड़िया, लकड़बग्घा और लोमड़ी को कोई आश्रय नहीं मिला और वह बाढ़ में बह गए। उनका लालच उन्हें ले डूबा। मेरे गहने फिर चोरी हुई है। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी बाघ के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। यह क्या है बाघ? तुमने फिर चोरी की? आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। रात का समय था। लोमड़ी बड़े आराम से सोई हुई थी। तभी उसके कान में खर्राटे की आवाज आई। अरे यार, फिर वही आवाज हाल बेहाल हो गया है। देखती हूँ इसे। लोमड़ी बाहर निकली तो देखा आज भी बाघ जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। ये बाघ जब से मेरे घर के पास आया है, रोज खर्राटे ले लेकर सोता है। खुद तो सो जाता है, मगर हमें सोने नहीं देता। आज ही इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगली सुबह जब बाघ उठा तो कुछ जानवर किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ दोस्तों? तुम सब यूं इकट्ठा होकर कहां जा रहे हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल में चोरी हुई है। चोर ने सीधे महारानी के घर में डाका मारा है और उनकी बेशकीमती गहने को चुराकर भाग गया। हम सब उनके पास जा रहे हैं। चलो चलो, आखिर देखते हैं कौन चोर है। बाघ उनके साथ शेर सिंह और शेरनी के पास पहुंचे। वहां लोमड़ी भी थी। अरे मेरी भाग्यवान मिल जाएगा, तुम चुप रहो, मैं जानवरों से बात करता हूँ, कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। सुनिए जी, अगर मेरा वो गहना नहीं मिला तो मैं पूरे जंगल को आग लगा दूंगी। पता है, मेरे भाइयों ने वो बड़े प्यार से दिया था। किस कमबख्त ने वो चोरी कर ली? सुनो जंगल के प्राणियों, मुझे मालूम है आप में से ही कोई चोर है। भलाई इसी में है कि आप में से जो भी वो है अपना गुनाह कबूल कर ले, मैं उसे माफ कर दूंगा। बताओ कौन है? महाराज, भला चोर कभी बताएगा कि वह चोर है। चोर को पकड़ने का एक ही उपाय है, जंगल में सबके घर चेक किया जाए, उससे पता चल जाएगा कि किसने चोरी की है। अच्छा आइडिया है। सेवक गण जाओ और हर घर में छापा मारो और जिसके भी घर वो जेवर गहने मिले उसे घसीट कर मेरे पास लाओ। चीता और भेदिया गहने ढूंढने निकले। बारी बारी से उन्होंने हर घर चेक किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी भेदिया बाघ के घर गया। वहां उसने गहने देखे। महाराज, यह रहा आपका गहना, और हमें यह गहना बाघ के घर से मिला है। बाघ, क्या तुमने चोरी की है?
नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि तो मैं जानता भी नहीं कि यह गहने मेरे घर कैसे आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ आ रहा है। आसानी से चोरी की और अब सबूत मिले हैं तो सजा के डर से झूठ बोल रहा है। पतिदेव, इसको सजा सुनाई। इसने मेरे मायके के गहने चोरी की है, इसको सख्त सजा दीजिए। क्योंकि बाघ यह गहने तुम्हारे घर से निकले हैं, इसलिए यह साबित होता है कि तुम ही चोर हो। तुम्हें जंगल में चोरी करने और झूठ बोलने के जुर्म में इस जंगल से 1 महीने के लिए जंगल से निकाला जाता है। बेचारा बाघ कुछ भी नहीं बोल पाता। उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अरे वाह, कितनी सुकून भरी रात गुजर रही है। बाघ के घर में गहना डालने का तरीका अच्छा था। काश उसे जीवन भर उसे जंगल से बाहर रहने की सजा मिल जाती। एक महीना गुजर गया। बाघ फिर जंगल में आया। जिस भी प्राणी ने मुझ पर यह गंदा इल्जाम लगाया है, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सब जानवर मुझे चोर समझते हैं। यह इल्जाम हटाना ही होगा। रात में लोमड़ी को फिर खर्राटे की आवाज सुनाई दी। वह गुस्से में घर से बाहर निकली। अरे ये क्या, ये बाघ फिर जंगल में आ गया और अब इसके खर्राटे और बढ़ गए हैं। अब तो इसे जंगल से बाहर निकालना ही होगा। लोमड़ी शेरनी की गुफा में जाती है और फिर गहने की चोरी करके बाघ के घर में रखकर चली आती है। अब इस बाघ की जंगल से पूरी तरह छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन जंगल में फिर हंगामा चालू हो गया। शेरनी बिना सोचे समझे सीधे बाघ के पास पहुंची। मेरे गहने फिर चोरी हुई है। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी बाघ के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। यह क्या है बाघ, तुमने फिर चोरी की? आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। तभी एक भालू वहां आ पहुंचा। रुकिए महारानी, ये बाघ चोर नहीं है और ना ही किसी ने जंगल में चोरी की है। मैं इस घटना के पीछे के कारण को जानता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भला चोरी हुई और जंगल में कोई चोर भी नहीं है? यह क्या बात हुई? मैं समझाता हूँ। कल रात मैं दवाई इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूमने निकला। तभी मैंने देखा कि यह लोमड़ी एक गहना उठाकर बाघ के घर में छोड़कर सो गई। लेकिन मैंने एक खास बात नोट की। यह लोमड़ी नींद में चलती है और गहना चोरी करती है। मैं एक वैद्य हूँ और देखकर बता सकता हूँ कि किसको कौन सी बीमारी है। लोमड़ी, क्या तुम नींद में चलती हो? क्या यह भालू सच कह रहा है? बोलो लोमड़ी, क्या यह सच है? लोमड़ी जब ये सुनती है हक्की बक्की हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। भालू के हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। हाँ महारानी, कई सालों पहले मुझे यह बीमारी थी, लेकिन मैंने इसका इलाज किया था, पर ना जाने यह बीमारी कब स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाया हूँ, इसे पी लो, पूरी तरह ठीक हो जाओगी। लोमड़ी ने जबरन वह काढ़ा पी लिया। ये क्या हो रहा है? ये पेट में गड़बड़ी क्यों हो रही है? लगता है दबा के गैस बन रही है। तभी लोमड़ी की गैस छूटने लगी, वो भी बड़ी बड़ी। ये हुई ना बात। अब सारी रात गैस निकालते रहना लोमड़ी। मुझे फंसाया था ना, अब देख क्या क्या करता हूँ। अगले सुबह लोमड़ी गपशप करने कुछ जानवरों के पास गई। और भाइयों, आज कुछ चोरी हुई कि नहीं? अगर हुई हो तो आकर मेरे। तभी अचानक लोमड़ी फिर से गैस छोड़ने लगी। अरे यह क्या कर रही हो लोमड़ी? इतना गैस क्यों छोड़ रही हो? कम से कम हम यहाँ हैं, इसका तो ख्याल कर लिया होता। हाँ भाई, इसके अंदर तो शर्म भी नहीं है। इतना खुला जगह है, मगर इसे यही करना है। जाओ, यहाँ से जाकर पेट साफ करो। लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी की महसूस हुई, क्योंकि लोमड़ी का इस चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब हर कोई लोमड़ी से दूरी बनाने लगा। एक दिन मेरे घर में फिर चोरी हुई है। हाय राम, जरूर वही लोमड़ी होगी। आज उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। मेरे घर में भी चोरी हुई है। उसकी बीमारी तो हम पर भारी पड़ती जा रही है। चलो साथियों, उसके घर जाकर पता करते हैं कि उसने सामान कहाँ रखा है। सारे लोमड़ी के घर पहुंचते हैं। पास में ही सभी चोरी का सामान मौजूद था। लोमड़ी बाहर निकल, आज फैसला हो ही जाए। या तुम इस जंगल में रहोगी या फिर हमें ही इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या हुआ साथियों? किस बात के लिए तुम इतने नाराज दिख रहे हो? कोई घटना हुई है क्या? लो, कर लो बात। जिसने चोरी की उसे ही मालूम नहीं है। लोमड़ी रात में चलने की बीमारी का इलाज कराओ। तुम्हें मालूम है तुमने कितने घरों में चोरी की है? मुझे तो लगता है यह लोमड़ी नींद में चलने का कोई बहाना तैयार किया है
ताकि यह हमारी चीजें चुरा सके और सजा से भी बच जाए। साथियों, इसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मत निकालिए। मैंने चोरी नहीं की। मुझे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है। मुझे नहीं पता ये सामान कैसे मेरे घर आ जाता है। तभी शेर सिंह और शेरनी वहां पहुंचे। क्या नींद के बहाने तुमने चोरी करने का धंधा खोल लिया है? मुझे लगता है ये सब मेरे गलत कर्मों का फल है। जैसा मैंने बाघ के साथ किया था वही मेरे साथ हो रहा है। गलत कर्मों के फल? और तुमने बाघ के साथ क्या किया था? लोमड़ी, साफ साफ हमें बताओ। मैं इस बाघ के खर्राटों से बहुत परेशान हो गई थी। रात रात को इसके खर्राटे मुझे सोने नहीं देते थे। मैं इतना चिढ़ गई थी कि मुझे किसी भी तरह इसको मेरे घर के पास से भगाना चाहती थी। इसलिए मैंने शेरनी के गहने चुराकर इसके घर में रख दिए। मगर भालू ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें रात में नींद में चलने की बीमारी है? यह सब मुझे इस बाघ ने कहने बोला था। यह 1 महीना मेरे घर में रहा। मैं समझ गया कि इसमें चोरी नहीं की होगी। तब हमने असली चोर को पकड़ने के लिए यह योजना बनाई। लोमड़ी, तुम इतनी खुदगर कैसे हो सकती हो? एक खर्राटे की वजह से किसी पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर उसे जंगल से बाहर करने की योजना बहुत गलत है। इसकी सजा मिलेगी। बाघ तुम्हें सजा सुनाएगा। बोलो बाघ, क्या सजा दोगे? कुछ भी नहीं। मैं इसे कोई सजा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं अपने खर्राटे का इलाज करवाऊंगा। मेरी वजह से ही लोमड़ी ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसने यह सब किया। कहीं ना कहीं मैं भी इसका कारण हूं। मुझे माफ कर दो बाघ। मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई। सब तुम्हें चोर समझने लगे और सजा भी सुनाई गई, मगर तुमने मुझे माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाघ, मुझे माफ करना। मेरी वजह से आपको सजा मिल गई। कोई बात नहीं महारानी, यह सब तब तो इत्तेफाक से हुआ। इसमें किसी की गलती नहीं।